माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेड प्रैक्टिस लेजिस्लेशन के बारे में कि ऑस्ट्रेलियन ट्रेड प्रैक्टिस लेजिस्लेशन होता क्या है। ड्यूरिंग द 1960s, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एग्जामिन एंड फॉर्मुलेट लेजिस्लेशन एम्ड एट द एलिमिनेटिंग ऑफ ऑल कोल्यूजरी प्राइसिंग प्रैक्टिस एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइस चार्ज बाय दोज ऑपरेटिंग इन अ मोनोपोली सिचुएशन। यानी कि 1960s में क्या हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट थी उसने एग्जामिन किया और जो कानून था, जो लेजिस्लेशन था, उस लेजिस्लेशन को फॉर्मुलेट किया। इस लेजिस्लेशन को, इस कानून को लाने का क्या मतलब था, एम क्या था कि जितने भी कोल्यूजरी का होती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, अनफेयर जो प्राइस चार्ज किए जा रहे थे उनको हटाना एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइस, और जो प्राइस चार्ज किए थे उसको जस्टिफाई करना। यानी कि जो भी मोनोपोली मार्केट होती है, यानी कि जब कोई एक प्रोडक्ट मोनोपोली मार्केट में सेल होता है तो उसके प्राइस जो है वो कुछ भी रखे जा सकते हैं उस सिंगल सेलर के द्वारा। मोनोपोली का मतलब यही होता है कि जब कोई प्रोडक्ट एक सिंगल सेलर के द्वारा बेचा जाता है और ख़रीदने वाले बहुत सारे हैं। जब एक सिंगल सेलर किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है, मार्केट में कंपटीशन नहीं है, तो उस प्रोडक्ट के लिए कोई भी प्राइस जो है वो चार्ज कर सकता है। तो इस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया, एक लेजिस्लेशन, एक कानून लेके आए जिससे कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, अनफेयर जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है प्रोडक्ट पे, उसको रोका जा सके। इट वॉज एनेक्टेड इन 1970 एज द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। यानी कि जो एक्ट, जो लेजिस्लेशन था, ये कब इनेक्ट हुआ? ये इनेक्ट हुआ 1970 में, और किस नाम से आया? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, which was subsequently amended in 1972, providing tough penalty on manufacturers or traders who sought to enhance the profitability of their activity by unfair trading practices such as collusive price fixing और monopoly pricing। यानी कि इसमें ये कहा गया कि 1972 में हमारा ये जो लेजिस्लेशन था वो इनेक्ट किया गया था, और 1972 में इस एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई। अमेंडमेंट क्या थी कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर है, जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो अनफेयर प्राइस चार्ज करते हैं अपने प्रोडक्ट का, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं बाय चार्जिंग अनफेयर प्राइस, ठीक है, तो उन लोगों पे, उन मैन्युफैक्चरर्स पे और ट्रेडर्स पे हैवी पेनल्टी चार्ज की जाएगी जो मोनोपोली मार्केट के अंदर काम करते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस चार्ज कर रहे हैं, अनफेयर प्राइस चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से। उन पे रोक लगाने के लिए हमारा ऑस्ट्रेलियन ट्रेड प्रैक्टिस लेजिस्लेशन आया। जैसे कि हम जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ एग्रीकल्चरल, पेस्ट्रल एंड मिनरल्स रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मर्केंडाइज। यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, पेस्ट्रल को, पेस्ट्रल क्या होता है? जो पशु का चारा होता है उसको हम बोलते हैं पेस्ट्रल, ठीक है, एंड मिनरल्स रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ, और इम्पोर्टेड, और क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करता है? मैन्युफैक्चर्ड मर्केंडाइज को इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट भी करता है और इम्पोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट क्या क्या करता है? एग्रीकल्चरल, पेस्ट्रल और मिनरल रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट करता है मैन्युफैक्चर्ड मर्केंडाइज, ठीक है। उसके बाद आता है इट इज़ नॉट अ मैरीटाइम नेशन। यानी कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो एक मैरीटाइम नेशन नहीं है। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है? जहाँ से शिप जाती है गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। मैरीटाइम यही है कि जहाँ पे सी वगैरह नहीं है। एंड इट्स ऑन फ्लीट कैरिज, फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि इसका जो खुद का मैरीटाइम नेशन है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि इट्स ओन फ्लीट कैरीज अ रिलेटिवली स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कार्गोज एक्सपोर्टेड इन द लीनियर ट्रेड। यानी कि इसका जो खुद का लीनियर ट्रेड है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्गो का मतलब है गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है अपना फ्लीट यूज़ करके। अपना जो फ्लीट है उसको यूज़ करके वो एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है लीनियर ट्रेड। क्योंकि इसका खुद का मैरीटाइम नेशन नहीं है, तो एज अ रिजल्ट द बल्क ऑफ ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट यानी इन द लीनियर ट्रेड हैव हिस्टोरिकली बीन
कैरिड इन वेसल ऑफ अदर कंट्री, यानी कि ये गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज में क्या करता है, शिप्स का यूज़ करता है किसी और कंट्रीज की, जैसे यूरोप, जापान। This reliance on shipping services organized within conference meant that Australia legislation was forced to provide an exemption for shipping services from the stringent anti-collusion provisions which were to apply to all other supplier of goods and services. क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है उसका खुद का कोई मैरीटाइम नेशन नहीं है, वो दूसरों की शिप को यूज़ करता है, दूसरी कंट्री की शिप्स को यूज़ करता है, वेसल्स को यूज़ कर रहा है अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए अदर कंट्री में। तो ये क्या क्या एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दूसरी कंट्री की शिप को यूज़ कर रहा है तो उनकी दूसरी शिपिंग सर्विसेज पे उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, भरोसा करना पड़ेगा, रिलायंस होना पड़ेगा दूसरी शिपिंग सर्विसेज पे। तो जो मीटिंग हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया के कानून को, ऑस्ट्रेलिया के लेजिस्लेशन को ये कहा गया कि आप किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करोगे, ना ही आपका लेजिस्लेशन ऐसा करेगा, ना ही आपके सप्लाई, आपकी कंट्री के जो गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं सप्लायर, ना ही वो ऐसा करेंगे। क्या नहीं करेंगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ नहीं करेंगे वाइल सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंट्री और वाइल डूइंग द एक्सपोर्ट्स, ठीक है। द ट्रेड प्रैक्टिस लेजिस्लेशन रिक्वायर शिप ओनर ऑपरेटिंग विद इन अ कॉन्फ्रेंस, यानी कि जितने भी शिप ओनर क्या कर रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का सिमिलर टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, चाहे वो एग्रीमेंट रिटन में हो चाहे ओरल में हो। अगर रिटन एग्रीमेंट है तो एक टू फाइल अ कॉपी ऑफ द रिटन एग्रीमेंट की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी, और डिटेल ऑफ द वर्बल एग्रीमेंट, अगर कोई वर्बल एग्रीमेंट है तो उस वर्बल एग्रीमेंट की डिटेल देनी पड़ेगी, किसको, विद द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने ये समझा कि जो भी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। तो वहाँ पे जो शिप ओनर्स थे जो ऑपरेट कर रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था, चाहे वो एग्रीमेंट रिटन हो चाहे वो एग्रीमेंट वर्बल हो। अगर रिटन एग्रीमेंट है तो एक कॉपी उस डॉक्यूमेंट की, ठीक है, उस रिटन एग्रीमेंट की एक कॉपी फाइल की जाएगी, और अगर वर्बल एग्रीमेंट है तो जो भी वर्बल एग्रीमेंट हुए उसकी सारी की सारी डिटेल जो है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के पास जो है वो जमा करा दी जाएगी। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर had already organized themselves into a number of ship associations in respect of Australia major trade. Each of these associations was organized to cover only one specific outward trade, such as Australia to Europe, Australia to नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया टू वेस्ट कोस्ट नॉर्थ अमेरिका। यानी कि जैसे कि हमने जाना कि ऑस्ट्रेलिया अपनी खुद की मैरीटाइम नेशन ना होने की वजह से दूसरी कंट्री की मैरीटाइम नेशन का यूज़ करता है, दूसरी कंट्री की वेसल्स का यूज़ कर रहा है अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक एसोसिएशन बनाई, एक शिपर्स एसोसिएशन बनाई, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वो ट्रेड कर पाता है, मेजर ट्रेड कर पा रहा है अलग अलग कंट्री के साथ, यानी कि एक स्पेसिफिक रूट बनाया। लीनियर ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हमारा एक स्पेसिफिक रूट होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, और सेम प्राइस होते हैं उस रूट पे, अकॉर्डिंग टू जिसका ज़्यादा कार्गो होगा उससे ज़्यादा चार्ज किया जाता है, जिसको ज़्यादा अच्छी सर्विस दी जाएगी उसको ज़्यादा अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। लेकिन लीनियर ट्रेड का मतलब यही होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक रूट चूज़ कर रहे हो, एक स्पेसिफिक रूट पे वो वेसल जाएगी, शिप जाएगी, एक स्पेसिफिक टाइम पे जाएगी, ठीक है, एक स्पेसिफिक पोर्ट पे जाएगी, तो ये होता है हमारी लीनियर वेसल। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो एसोसिएशन थी, शिपर एसोसिएशन थी, उसमें ये कहा कि एसोसिएशन ऑर्गेनाइज की थी कुछ स्पेसिफिक आउटवर्ड ट्रेड के लिए, यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया को यूरोप जाना है तो ऑस्ट्रेलिया टू यूरोप का ट्रेड है वो कहीं और नहीं जा सकती, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के पास ही जाएगी, कहीं और नहीं जा सकती। अगर ऑस्ट्रेलिया टू नॉर्थ अमेरिका का है तो ऑस्ट्रेलिया टू नॉर्थ अमेरिका ही रहेगा, एक स्पेसिफिक ट्रेड है, एक स्पेसिफिक रूट रहेगा। तो यही था हमारा ऑस्ट्रेलिया ट्रेड प्रैक्टिस लेजिस्लेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया ट्रेड प्रैक्टिस लेजिस्लेशन होता क्या है। ये 1960s में आया था, एग्जामिन किया था, फॉर्मुलेट किया था
लेजिस्लेशन को, जिसका एम था कि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, यानी कि अनफेयर प्राइजेस चार्ज किए जा रहे हैं मोनोपोली सिचुएशन में, उनको हटाया जाए। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उसमें जो लेजिस्लेशन आया था, वो लेजिस्लेशन इनेक्ट हुआ था 1970 में। इसका मेन मोटिव यही था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को हटाना, अनफेयर प्राइस जो चार्ज की जा रहे हैं मोनोपोली में, उसको हटाना। और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया, वो एक मैरीटाइम नेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो दूसरी कंट्री की शिप्स का यूज़ करता है अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, ऑस्ट्रेलियन ट्रेड प्रैक्टिस लेजिस्लेशन। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।